हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू एड्यूटैप अंडर द फ्राइडे फार्मूला सीरीज। फ्राइडे फार्मूला एक ऐसी सीरीज जहां पर हम एएफएम से रिलेटेड न्यूमेरिकल कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। यहाँ पर आज हम रेशो एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रेशो ना बहुत लेंथी चैप्टर है, तो हमने उसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशोज, राइट। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि एड्यूटैप ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्मूथ एंड फ्रूटफुल बनाने के लिए कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। द कंप्लीट फुल पैकेज वन स्टॉप सॉल्यूशन कोर्स, द मास्टर कोर्स, जहाँ पर आपको डिटेल्ड स्टडी करने का मौका मिलेगा। फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन के लिए लाइव क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इन सभी कोर्सेज के बारे में हम डिटेल में इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, जहां पर हम अकाउंटिंग रेशोज को डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग रेशोज क्या हैं? देखिए, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। उससे हम क्या करते हैं, हम बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकालना चाहते हैं, राइट। तो अकाउंटिंग रेशोज क्या है? एक फाइनेंशियल एनालिसिस का टूल है दैट हेल्प्स द इन्वेस्टर टू टेक वेरियस डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स इन द फाइनेंशियल्स विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी कर कर इन्वेस्टर्स या जो भी रिलेटेड पार्टीज हैं बिजनेस की, जो बिजनेस के वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, दे कैन मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग वेरियस थिंग्स रिलेटेड टू देम। सप्लायर जो है वो अपना डेट क्रेडिट जो है, क्रेडिट पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड को चेक करेगा ताकि उसे पता चले कि कितने टाइम बाद उसको पेमेंट यूजुअली रिसीव हो जाती है ना। अगर कोई आपके पास कोई आपका सप्लायर है, वो स्टॉक टर्नओवर रेशो को ज़रूर चेक करेगा कि कितने क्विक ऑर्डरिंग होती है यहाँ पर। इन्वेस्टर्स ईपीएस वगैरह देखेंगे कि आपका अर्निंग पर शेयर किस तरीके का है, डिविडेंड पे आउट रेशो कैसी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग रेशोज़ का यूज़ करते हैं। तो अकाउंटिंग रेशो की हेल्प से हम लोग एक एनालिसिस डेवलप कर पाते हैं। वी आर एबल टू इवैल्यूएट द फाइनेंशियल पोजीशन, वी आर एबल टू इवैल्यूएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस, राइट। अब अकाउंटिंग रेशो की अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ट्रेडिशनली इट वाज क्लासिफाइड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशो। ऐसी रेशोज जो प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कैलकुलेट कर दी जाती थी। देन बैलेंस शीट रेशोज, ऐसी रेशोज जो बैलेंस शीट से कंस्ट्रक्ट होती थी। और कॉम्पोजिट रेशो जो इन दोनों के मिक्सचर से कंस्ट्रक्ट होती थी। बट नाउ वी फॉलो द फंक्शनल क्लासिफिकेशन मेथड, जहाँ पर हम रेशोज को प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो इन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज ऐसी रेशोज जो हमें बताएंगी कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके की है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, पर शेयर कितनी अर्निंग हो रही है, प्राइस अर्निंग रेशो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशो क्या है। ऑन द अदर हैंड सॉल्वेंसी रेशोज ऐसी रेशोज जो कि बताएंगी कि बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन कितनी अच्छी है। फॉर द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी वी कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स रेशो, डेट इक्विटी रेशो, एंड फॉर इवैल्यूएटिंग द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस, करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो आर कैलकुलेटेड। एंड एट लास्ट टर्नओवर रेशोज में हमारे सिलेबस में दो ही रेशोज हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो और डेटर्स टर्नओवर रेशो। ठीक है, इन्हीं रेशोज को डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्वेंसी रेशोज और टर्नओवर रेशोज को कवर करेंगे। अब यूजेस क्या है अकाउंटिंग रेशोज के? फर्स्ट ऑफ ऑल दे सिंप्लीफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, इन्वेस्टर को अपने प्रॉफिट से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, है ना। अगर मान लीजिए जो सप्लायर है उसको आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड चेक करना है सप्लायर को, तो उसके लिए एक सिंप्लीफिकेशन है कि ऑल ही हैज़ टू डू इज लुक एट द एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ यू, है ना। तो उससे वो एक इवैल्यूएशन निकाल सकता है, उसको पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गो थ्रू होने की ज़रूरत नहीं है। उसे क्या मतलब है, आपके सप्लायर को आपसे क्या मतलब है कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, है ना। उसको किससे मतलब है कि आप कितने टाइम में यूजुअली जो पेमेंट्स हैं वो कर देते हो, है ना। तो एक एवरेज आउट उससे निकल जाता है। तो इट मेक्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मच सिंपलर, मच ईजियर टू स्टडी। दो फर्म्स के कंपैरिजन करने आसान हो सकते हैं। अगर एक ही इंडस्ट्री में दो अलग अलग फर्म्स हैं, उनको कंपेयर उनकी रेशोज के बेसिस पर इजीली किया जा सकता है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी हम अकाउंटिंग रेशोज का यूज़ करते हैं, बिकॉज अकाउंटिंग रेशोज पास्ट डेटा के ऊपर बेस्ड हैं, पास्ट ट्रेंड्स को एनालिसिस कर कर बनाई गई हैं। तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में दे हेल्प, फ्यूचर को प्लान आउट करने में इन रेशोज की हेल्प हमें मिलती है।
एंड देन फॉर इंट्रा फर्म कंपैरिजन, विद इन द फर्म अलग अलग यूनिट्स के बीच में अगर कंपैरिजन करना है, अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं बिजनेस की उनमें कंपैरिजन करना है, बिजनेस की डिविजन्स की एफिशिएंसी को जज करने के लिए भी अकाउंटिंग रेशोज का यूज़ किया जाता है। फर्दर अकाउंटिंग रेशो की अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूँ तो देखिए, अकेली रेशो जो है, मान लीजिए एक अकेली फर्म की रेशोज़ आपने कैलकुलेट कर ली, उसका कोई भी यूज़ नहीं है। आपको एक कंपैरिजन चाहिए। जब आप दो फर्म्स को कंपेयर कर रहे हो, दो पीरियड्स को कंपेयर कर रहे हो, विद इन द इंडस्ट्री कंपेयर कर रहे हो, तभी रेशोज़ यूज़फुल हैं। सिंगल डेटा जो रेशोज़ का है दैट इज़ नॉट यूज़फुल, उसका कोई खास फ़ायदा नहीं हो पाता है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक लिमिटेशन है कि हर फर्म डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को यूज़ करती है ना। तो अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को यूज़ करूँगी तो मेरी जो अकाउंटिंग फिगर्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप से जनरेट होंगी। तो अब क्या है कि दोनों चीज़ें, दोनों का बेस बिल्कुल डिफरेंट है ना। दोनों का बेस डिफरेंट होने की वजह से दोनों में कंपैरिजन इस्टेब्लिश करना इजी नहीं है। तो अगर आपकी फर्म्स में अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग तरीके की फॉलो हो रही हैं तो कंपैरिजन करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है, ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन होता है जिनके ग्राउंड्स सेम हो। जब ग्राउंड्स ही सेम नहीं है, जब बेस ही सेम नहीं है, बेस ऑफ मेकिंग द अकाउंटिंग ये पॉलिसी रेशोज या अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो कंपैरिजन करना कोई भी फ़ायदेमंद ऑप्शन नहीं है। रेशोज अकेली इनएडिक्वेट है। रेशोज क्या है, अगर आप रेशोज कैलकुलेट कर लेते हो, दे जस्ट इंडिकेट यू समथिंग, ठीक है। ये बताती है कि द फर्म इज गोइंग टूवर्ड्स दिस साइड और दिस साइड, ठीक है, इट इज गोइंग अपवर्ड्स और इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, राइट। सिर्फ इतना ही बताती है। आपको रेशोज के साथ और भी एनालिसिस करने पड़ते हैं टू मेक एन एडिक्वेट डिसीजन। अकेली रेशोज के बेसिस पर डिसीजंस नहीं निकल पाते हैं। विंडो ड्रेसिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत ज़्यादा विंडो ड्रेसिंग होती है। विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब है कि दिखावा बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जितना अच्छा प्रेजेंट किया जाता है, एक्चुअल में बिजनेस की पोजीशन उतनी अच्छी हो ये बात की कंफर्मेशन नहीं है। सो इसलिए जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनिपुलेशन होती है, उस वजह से आप एक्चुअल वैल्यूज़ जो है, एक्चुअल पोजीशन बिजनेस की शो नहीं कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ रेशोज। प्राइस लेवल चेंजेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रेशो एनालिसिस से मिसलीडिंग रिजल्ट इसलिए भी आते हैं बिकॉज प्राइस लेवल चेंजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए कंसीडर नहीं किया जाता है। इन्फ्लेशन का इफेक्ट रेशोज को कैलकुलेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए कंसीडर नहीं किया जाता है, तो रेशोज भी तो उसी से ही डिराइव हो रही हैं, तो रिजल्ट्स जो हैं वो इनएडिक्वेट होंगे। प्रॉब्लम रहेगी रिगार्डिंग द प्राइस लेवल चेंजेस। और कोई फिक्स स्टैंडर्ड्स नहीं है। हमारे पास कुछ आइडियल रेशो है कि अगर मान लीजिए करंट रेशो 2:1 है तो इट इज़ कंसिडर्ड गुड, इट इज़ कंसिडर्ड आइडियल, लेकिन दैट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर बिजनेस यूनिट के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए सेम टाइप के स्टैंडर्ड जो हैं वो फिक्स्ड नहीं हो सकते हैं। एक ही एक ही माप से सबको नहीं तोला जा सकता है। तो अकाउंटिंग रेशो की ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉल्वेंसी रेशोज़ के बारे में। तो सॉल्वेंसी रेशोज़ ऐसी रेशोज़ हैं जो ये बताएंगी कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म डेट ऑब्लिगेशन या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को कितने अच्छे से मीटअप कर पाती है। आई हैव टोल्ड यू सॉल्वेंसी रेशोज़ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेसिस पर कैलकुलेट की जाती हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम फिक्स्ड एसेट और डेट इक्विटी रेशो को कैलकुलेट करते हैं, और वहीं पर शॉर्ट टर्म के लिए करंट एसेट्स और करंट रेशो और क्विक रेशो को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इट शोज़ कि कंपनी क्या अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पा रही है या नहीं, या क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पा रही है या नहीं, क्या कंपनी के पास इतनी लिक्विडिटी अवेलेबल है या नहीं है, इतने कैश फ्लोज, सफिशिएंट लेवल ऑफ कैश फ्लोज आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो सॉल्वेंसी रेशोज जितनी ज़्यादा होंगी, इट शोज़ कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन उतनी अच्छी है। जो कम सॉल्वेंसी रेशो होती हैं दैट इंडिकेट कि बिजनेस के अंदर ज़्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी है कि बिजनेस के अंदर जो डेट ऑब्लिगेशंस है वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग होंगी, बहुत ज़्यादा ड्यू होंगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऐसा होगा जो बिजनेस अभी मीटअप नहीं कर पा रहा है।
लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में हम क्लासीफाई करेंगे, तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म में पहली रेशो को डिस्कस करते हैं, करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला रहेगा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स क्या होती हैं? ऐसी एसेट्स जो कि विद इन वन ऑपरेशन साइकिल जो है कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि ऐसी एसेट्स जो एक साल से कम टाइम पीरियड के लिए एक बिजनेस में एग्जिस्ट करती हैं, वो हमारे लिए क्या है? करंट एसेट्स हैं। कैश हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बैंक हो सकता है, स्टॉक हो सकता है आपके पास, डेटर्स आपके करंट एसेट्स का पार्ट है, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है वो भी आपकी करंट एसेट्स का पार्ट है। ठीक है, लेकिन डेटर्स को लेकर एक पॉइंट है कि अगर आपके डेटर्स 6 मंथ से ज़्यादा के हैं तो आप उनको करंट एसेट्स में इंक्लूड कर कर नहीं चलोगे। वहीं बात करूं अगर मैं करंट लायबिलिटीज की, तो ऐसी लायबिलिटीज जो 1 ईयर में पे कर दी जाएंगी, ऐसी एसेट्स जो 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर दी जाएंगी तो करंट एसेट्स, ऐसी एसेट जो 1 ईयर में जो है उन्हें रीपे कर दिया जाएगा, ऐसी लायबिलिटीज, तो वो मेरे लिए क्या है? करंट लायबिलिटीज है। क्लियर? अब इस रेशो की सिग्निफिकेंस क्या है? ये रेशो हमें ये बताती है कि फर्म अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को कितना इजीली रीपे कर पाती है। जितनी ज़्यादा ये रेशो होगी, इट इंडिकेट्स कि बिजनेस जो है वो अपने फंड्स को अच्छे से यूज़ कर रहा है। वेयर एज अगर ये रेशो कम होगी, दैट शोज कि बिजनेस अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रहा, अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को बिजनेस सर्व नहीं कर पा रहा। ठीक है, सो याद रखेंगे कि करंट रेशो इज हायर द बेटर, एंड यूजुअली इट इज़ कंसीडर्ड कि अगर करंट रेशो 2:1 हो, यानी एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटीज़ का डबल हो, तो वो आपके लिए एक आइडियल रेशो मानी जाती है। आगे बात करते हैं लिक्विडिटी रेशो की। अब देखिए ये करंट रेशो से भी ज़्यादा लिक्विड है। करंट रेशो में करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स 1 ईयर में कन्वर्ट हो रही हैं कैश में, लिक्विड एसेट्स उनसे भी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रही हैं। तो ऐसी करंट एसेट्स जो कंपैरेटिवली दे टेक टाइम टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश, तो उनको हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर कर चलेंगे। जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लिक्विड एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी सभी करंट एसेट्स आपकी लिक्विड एसेट्स हैं, बट प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज जो हैं वो आपकी लिक्विड एसेट्स नहीं है। ऐसी जो लूज टूल्स की इन्वेंट्री होती है वो आपकी करंट एसेट्स भी नहीं होती, वो हमारी कहाँ जाती है? वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स में जाती है। करंट लायबिलिटीज की बात हमने कर ली है, जो एक साल में लायबिलिटीज पे अप होंगी। तो लिक्विड एसेट्स को ध्यान रखेंगे कि ऑल करंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट्स एक्सेप्ट, सभी करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स हैं सिवाय प्रीपेड एक्सपेंसेस के, क्योंकि इसको तो आप बिल्कुल ही कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, और सिवाय इन्वेंट्रीज के, क्योंकि दे ऑल्सो टेक टाइम टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। बाकी इन्वेंट्रीज कंपैरेटिवली बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है। अब इस रेशो की इंपॉर्टेंस क्या है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को शो कर रही है, जैसे करंट रेशो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को शो कर रही थी, लिक्विडिटी रेशो भी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को शो कर रही है। अब अगर हम करंट और लिक्विड रेशो या करंट और क्विक रेशो का एक कंपैरिजन करें, तो उससे हमें ये पता चलता है कि एक बिजनेस के पास कितने इन्वेंट्री होल्ड अप है। एक्चुअल में इन दोनों में डिफरेंस है तो इन्वेंट्री का ही ना, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस का। तो एक बिजनेस के पास कितनी इन्वेंट्री होल्ड अप हुई है, दैट इज शोन बाय द डिफरेंस ऑफ करंट एंड द क्विक रेशो। Then comes the fixed assets ratio. Fixed asset ratio का formula simple, fixed assets divided by the long term funds. Fixed assets मतलब ऐसी assets जो बिजनेस में लॉन्ग टाइम पीरियड तक एग्जिस्ट करेंगी। फिक्स्ड एसेट्स में हमेशा हम नेट फिक्स्ड एसेट्स को इंक्लूड कर कर चलते हैं, साथ ही साथ ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, जो भी हमने अगर किसी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदे हुए हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी, तो वो भी हमारी कहाँ जाएंगी? नेट फिक्स्ड एसेट्स में ही, फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट बनेगी। नेट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है? नेट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, हम उस वैल्यू को कंसीडर कर कर चलेंगे। लॉन्ग टर्म फंड्स क्या है? शेयर कैपिटल है लॉन्ग टर्म फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस है लॉन्ग टर्म फंड्स, एंड नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो मेरे लॉन्ग टर्म फंड्स है। तो लॉन्ग टर्म फंड्स में अगर मैं बैलेंस शीट के थ्रू इसको देखूं, तो यहाँ पर जितने भी शेयर होल्डर फंड्स होंगे वो वाला हेड, और नॉन करंट लायबिलिटी वाला हेड जो है वो लॉन्ग टर्म फंड्स का पार्ट रहेगा। अब ये रेशो क्या इंडिकेट कर रही है? इस रेशो का इंडिकेशन ध्यान से समझेंगे
बहुत ही बारीकी से यहाँ पर हमारे को प्रोवाइडेड है। देखिए अगर ये रेशो 1 से कम है, 1 से कम होने का मतलब है कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स कम है और लॉन्ग टर्म फंड्स हमारे ज़्यादा हैं। रेशो 1 से कम होने का मतलब क्या है कि हमारे फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म फंड्स में से लॉन्ग टर्म फंड्स ज़्यादा हैं और फिक्स्ड एसेट्स जो हैं कम है। अब अगर हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स ज़्यादा हैं और फिक्स्ड एसेट्स कम है तो इट इंडिकेट्स कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है, यानी जो हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ हैं, करंट एसेट्स पे स्पेशली ध्यान दीजिए, जो हमारी करंट एसेट्स हैं वो भी लॉन्ग टर्म फंड्स से फाइनेंस की गई हैं। देखिए बहुत सिंपल सी सिचुएशन है एक बिजनेस के अंदर कि एक बिजनेस में जो कैश थ्रू शेयर होल्डर्स फंड, थ्रू नॉन करंट लायबिलिटीज, थ्रू करंट लायबिलिटीज, जो भी फंड बिजनेस में आ रहा है, दैट फंड इज यूज्ड टू प्रोक्योर द करंट एसेट्स, टू प्रोक्योर द फिक्स्ड एसेट्स। बचा हुआ फंड कैश होता है। ये बात आपको क्लियर है? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बात की तरफ गौर कीजिए कि अगर मेरी फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म फंड से कम है, मतलब मैंने लॉन्ग टर्म फंड्स जो मार्केट से बोरो किए उससे मैंने कुछ पार्ट से फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, फिर भी पार्ट बच गया, तो मैंने उसका क्या किया, उससे मैंने करंट एसेट्स खरीद ली। ठीक है, यानी कि मेरी वर्किंग कैपिटल का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसे मैं लंबे टाइम तक रख सकती हूँ। ऑल्दो वो करंट एसेट्स हैं बट मैं उन्हें लंबे टाइम तक बिजनेस में संभाल सकती हूँ, यानी मेरी वर्किंग कैपिटल का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि फिक्स्ड नेचर का है। अब इसका ऑपोजिट, अगर ये रेशो 1 से ज़्यादा है, अगर ये रेशो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब मेरी फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा हैं और मेरे लॉन्ग टर्म फंड्स कम है। मतलब जितने मेरे पास लॉन्ग टर्म फंड्स थे मैंने सारे लगा दिए फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में, अभी भी मुझे फिक्स्ड एसेट्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए फंडिंग कहाँ से आएगी? उसके लिए फंडिंग आएगी शॉर्ट टर्म फंड से। अब ये मेरी गड़बड़ वाली सिचुएशन हो गई कि अगर मैंने शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज़ किया है किसी फिक्स्ड एसेट को प्रोक्योर करने के लिए, तो वो मेरे लिए एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड्स तो मुझे जल्दी रिफंड करने पड़ेंगे लेकिन फिक्स्ड एसेट्स मेरे पास लंबे टाइम के लिए है बिजनेस में। सो देयर इज एन कॉन्ट्राडिक्शन हेयर। यहाँ पर हमारी जो फंड्स की डाइवर्जन है दैट इज नॉट करेक्ट। दिस सिचुएशन इज यूजुअली नॉट डिजायरेबल इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस कि आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स को फंड करने के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स का यूज करो। क्लियर? आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेट इक्विटी रेशो। बहुत ही इजी रेशो है, डेट बाय इक्विटी इसका फॉर्मूला रहेगा। एक्सटर्नल इक्विटी बाय इंटरनल इक्विटी कह लो, लॉन्ग टर्म डेट बाय लॉन्ग टर्म फंड्स कह लो, या फिर आप डेट डिवाइड बाय इक्विटी कह लो, वही बात है। एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, इंटरनल इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो इस रेशो की इंपॉर्टेंस क्या है? ये रेशो सेटिस्फैक्ट्री तब होगी जब ये रेशो इक्वल टू 1 होगी, यानी कि रेशो 1:1 होगी, जितना डेट उतना ही इक्विटी होगा। हालांकि अगर आपका डेट का प्रोपोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा इक्विटी से तो वो भी अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन नहीं होगी, बिकॉज बिजनेस को फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए और फिक्स्ड एसेट्स से शॉर्ट रिटर्न्स आ जाएंगे जो कि डेट को डेट की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको कवर अप करने में हमारे को हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और अगर कोई ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि 12 साल में ही रिडीम हो जाएंगे, यानी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो उसको हम डेट में कंसिडर कर चलते हैं रैदर देन द इक्विटी। क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक आपको चारों रेशो समझ में आ गई रिगार्डिंग द सॉल्वेंसी रेशो जो हमने 4 पार्ट्स डिस्कस किए हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेते हैं। करंट रेशो 4:1 गिवन है, नेट वर्किंग कैपिटल 30,000 गिवन है, आपको करंट एसेट्स निकालने के लिए बोला है। तो देखिए नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मेरे पास क्या रहता है? इट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नेट वर्किंग कैपिटल मेरे को कितनी दी हुई है? 30,000। यहाँ पर आ जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये प्लस हो जाएगा, यानी करंट एसेट्स कितनी आ गई? दे आर 30,000 प्लस करंट लायबिलिटीज। अब एक्स वगैरह लेट कर भी कर सकते हो, बात वहीं पर सेम है। तो अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? इसके साथ मुझे क्वेश्चन में गिवन है करंट रेशो। करंट रेशो इज गिवन एज 4:1।
फॉर्मूला क्या रहेगा, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 4 डिवाइडेड बाय 1। करंट एसेट्स की वैल्यू ये वाली यहाँ पर पुट कर दो, यानी कि कितनी हो जाएगी 30,000 प्लस करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 4/1। तो ये हो जाएगी 30,000 प्लस करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 4 टाइम्स करंट लायबिलिटीज। तो मेरी करंट लायबिलिटीज सॉल्व कर कर कितनी आ गई 10,000। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर पुट कर दो ताकि करंट एसेट्स निकल आए। 30,000 प्लस करंट लायबिलिटी कितनी है 10,000, यानी कि मेरी करंट एसेट्स कितनी आ गई, मेरी करंट एसेट्स आ गई 40,000 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ईजी है, कैलकुलेशंस करनी है आपको, थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, काफ़ी आसान रहेगा। रेशोज़ वाला छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करंट रेशो निकालनी है। थोड़ा सा एक्सटेंडेड डेटा आपको प्रोवाइडेड है। टोटल एसेट्स गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है। करंट रेशो वाली दोनों ही आइटम्स गिवन नहीं है, ना तो करंट लायबिलिटीज गिवन है ना करंट एसेट्स गिवन है। अब क्या करें, थोड़ा सा डिटेल कैलकुलेशन करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे, टोटल एसेट्स मेरे पास कैसे क्या क्या होंगी, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट, इन्हीं तीनों को मिलाकर आएगी टोटल एसेट। टोटल एसेट कितनी है मेरे पास 3 लाख रुपीज़, फिक्स्ड एसेट्स आर 1,60,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर 1 लाख एंड करंट एसेट्स। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये 260 हो जाएगा, 263 लाख में से माइनस होगा, तो मेरी करंट एसेट्स कितनी आ गई हैं, मेरी करंट एसेट्स आ गई हैं 40,000। अब आगे बात करते हैं करंट लायबिलिटीज निकालने की। तो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज तो बैलेंस शीट में इक्वल होते हैं। टोटल लायबिलिटीज अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो अपने गिवन डेटा से, तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, और टोटल एसेट्स मुझे 3 लाख गिवन है तो उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। शेयर होल्डर फंड 2 लाख है, नॉन करंट लायबिलिटी मुझे 80,000 गिवन है, तो मेरी करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, मेरी करंट लायबिलिटी आ जाएगी 20,000। क्लियर। अब निकाल दीजिए करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, यानी कि 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो 2:1 मेरी क्या आ जाएगी, करंट रेशो आ जाएगी। इजी था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर टर्नओवर रेशियोज। ठीक है, टर्नओवर रेशियोज में 6 फॉर्मूलाज आपको प्रोवाइडेड है। आपके सिलेबस में 2 ही रेशियोज गिवन है, स्टॉक टर्नओवर और डेटर टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल मतलब डेटर टर्नओवर रेशियो, उसके अलावा एक कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो है जिसका फॉर्मूला रहता है सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है अगर मुझे निकालना हो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, आपको पता ही है वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एसेट टर्नओवर रेशियो सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो, ये आ जाएगी सप्लायर से जो आपने परचेज की है, यानी क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स पेबल। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं हमारे सिलेबस वाली रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अभी दोनों ही टॉपिक समझने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री। देखिए, एक बिजनेस गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो गुड्स को प्रोड्यूस करने में उसका कुछ खर्चा आ रहा है, उस प्रोडक्ट को बनाने में, उस प्रोडक्ट को रेडिली अवेलेबल कराने में। क्या क्या खर्चा आ रहा है उस बिजनेस का, जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो लेबर को वेजेस पे करना, चाहे वो आपने कोई कैरियज पे करा है, कोई डॉक चार्जेस पे करे हैं, कोई ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करी है, सभी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस द क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसमें इस साल आपने जो जो स्टॉक की परचेजेस करी हैं वो ऐड हो जाएंगी। फिर आपने जितने एक्सपेंसेस किए हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जो एक्सपेंसेस किए हैं वो आप ऐड कर देंगे, और जो आपका एंड में स्टॉक बच गया है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो गुड्स सेल किए हैं उन गुड्स का कितना खर्चा आपको इस साल आया था।
एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड द क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री सभी चीज़ों की आएगी, रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश गुड्स की, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। इस रेशो की इंपॉर्टेंस क्या है, ये रेशो हमें बताती है कि इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, ठीक है। अगर हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होगी तो आपको उससे ये इंडिकेशन मिलेगा कि आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा ब्रिस्क है, बहुत क्विक सेल्स होती हैं, आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा बचती नहीं है। लेकिन लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, लो स्टॉक टर्नओवर रेशो आपको बताती है कि आपके पास ओवर स्टॉकिंग हो रही है या आपने ओवर वैल्यूएशन की हुई है स्टॉक्स की, आपके जो फंड्स हैं वो इन्वेंट्री के अंदर ब्लॉक हुए पड़े हैं, आपकी जो इन्वेंट्री है वो जल्दी की है सेल आउट नहीं हो रही है, ये आपका स्टॉक टर्नओवर रेशो आपको बताता है। देन कम्स द डेटर टर्नओवर रेशो, डेटर्स वेलोसिटी भी हम इसको बोलते हैं। फॉर्मूला रहेगा क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स क्यों ली हैं इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि डेटर्स कब अराइज होंगे, जब क्रेडिट पे सेल होगी। कैश सेल से तो आपको पेमेंट मिल गई है ना, तो वो आपके डेटर्स नहीं है। तो डेटर्स क्रेडिट सेल्स की वजह से आपके अराइज हुए हैं, तो फॉर्मूला भी रहेगा क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या है, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। एंड अकाउंट रिसीवेबल्स में आपके दोनों चीज़ें आएंगी, ट्रेड डेटर्स यानी डेटर्स भी आएंगे और अगर कोई बिल्स रिसीवेबल हैं तो वो भी आपके आएंगे। इस रेशो की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें पता चलता है कि कितनी एफिशिएंटली हम अपने डेट्स को कलेक्ट कर पाते हैं। जितनी ज़्यादा हाई ये रेशो होगी उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर है। हमारे को पता चल जाएगा कि हमारे को कितने कैश बजट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास कितना क्विक कैश जो है वो कन्वर्ट होकर आ रहा है, कितने डेज में कन्वर्ट होकर आ रहा है, वो सभी आपको डेटर्स टर्नओवर रेशो से पता चल जाता है। इसी रेशो का एक पार्ट है डेट कलेक्शन पीरियड, जिससे आपको नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स में आपको क्लैरिटी हो जाती है कि कितने टाइम में आपका डेट जो है वो एक पर्टिकुलर डेट ऑन एन एवरेज बेसिस वापस आता है। तो अगर आपको मंथ्स में कैलकुलेशन करनी है तो मंथ से डिवाइड कर दीजिए डेटर टर्नओवर रेशो को। अगर आपको डेज में कैलकुलेशन करनी है तो डेज से डिवाइड कर दीजिए डेटर्स टर्नओवर रेशो को। सिंपल। आपको पता चल जाएगा कि कितनी जल्दी आपकी मनी कलेक्ट हो रही है। फर्म का कलेक्शन पीरियड जो है वो इंडस्ट्री की एवरेज की तरह ही होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड कलेक्शन पीरियड को जज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हर बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, इंडस्ट्री का नेचर किस तरीके का है, बिजनेस का सीजन चल रहा है या ऑफ सीजन चल रहा है, क्या क्रेडिट पॉलिसीज़ एक बिजनेस अडॉप्ट कर कर चल रहा है। इस बेसिस पर ही जज किया जाता है कि स्टैंडर्ड कलेक्शन पीरियड क्या होगा। और इन जनरल हम ये मानते हैं कि यूजुअली क्रेडिट जो है वो 3-4 महीनों के अंदर आ जाना चाहिए, उसके बाद वो ज़्यादातर बैड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट के लिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमारे को, अ फर्म हैज़ द फॉलोइंग डेटा। टोटल सेल्स आपको 12 लाख दी हुई है, कैश सेल्स 25% ऑफ द टोटल सेल्स गिवन है, ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर गिवन है, आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए पहले डेटर्स टर्नओवर रेशो निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले निकालनी पड़ेगी उसके लिए क्रेडिट सेल्स। अगर मेरी कैश सेल्स 25% है तो क्रेडिट सेल्स कितनी होगी, 75%। 75% किसका, 12 लाख का। 75% कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 9 लाख रुपीज़। देन इट इज़ टाइम टू कैलकुलेट एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स सिंपल है, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग डेटर्स आर 80,000, क्लोजिंग डेटर्स आर 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1 लाख आ गए। तो डेटर्स टर्नओवर रेशो क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, यानी 9 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 9 आ गई मेरी डेटर टर्नओवर रेशो। अब निकाल लेते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए 365 से डिवाइड कर दो 9 को, नंबर ऑफ डेज में निकल जाएगा, 40.5 आ जाएगा, यानी कि 41 डेज में मेरी पेमेंट मुझे रिसीव हो जाती है। लगभग 1.25 महीने में मेरी पेमेंट मुझे मिल जाती है। क्लियर हो गया। सो आज वाले कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 8 लाख एंड द एवरेज स्टॉक इज 1 लाख। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालनी है, बहुत सिंपल हो गया है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो 8 लाख
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एवरेज स्टॉक 1 लाख है, यानी 8 टाइम्स मेरी क्या आ गई स्टॉक टर्नओवर रेशो, ऑप्शन नंबर सी। इजी था। क्वेश्चन नंबर 2, a business firm is assessing its liquidity position. The firm has current assets of 4 lakh, inventory 1 lakh, prepaid expenses 20,000 और एक फर्म क्विक रेशो मेंटेन कर रही है 1.5:1 पर। आपको करंट लायबिलिटीज निकालनी है इस सारी इंफॉर्मेशन से। तो सबसे पहले हम क्विक एसेट्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले विल कैलकुलेट क्विक एसेट्स। क्विक एसेट कैसे निकलेगी? करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री भी माइनस कर दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस कर दो। 4 लाख की मेरी करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री मेरी 1 लाख की है, प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे 20,000 के। तो ये हो जाएगा 2,80,000 मेरे पास क्या आ गई हैं? क्विक एसेट्स आ गई हैं। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, ये आ जाएगा 280। करंट लायबिलिटीज मुझे निकालनी है और क्विक रेशियो यहाँ पर, सॉरी यहाँ लिख दीजिए 1.5। तो 280 को 1.5 से डिवाइड करेंगे। लेट मी डिवाइड इट। 2,80,000 डिवाइडेड बाय 1.5, 1.5:1। तो ये मेरे पास कुछ आंसर आ रहा है 186,666.66। ठीक है, तो 6 7 कर दीजिए इसे आप। 1,86,667, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब इस ऑप्शन को ऑल्टर कर लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन आप ले लीजिए 186,667, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है शेयर होल्डर्स इक्विटी आपको प्रोवाइडेड है 4 लाख की और डेट इक्विटी रेशो 0.5:1 दी हुई है। टोटल डेट निकालना है। तो डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या था? डेट बाय इक्विटी। डेट मुझे निकालना है, इक्विटी मेरे पास 4 लाख गिवन है और ये गिवन है 0.5:1। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मेरा डेट यहाँ पर कितना आ जाएगा? मेरा डेट आ जाएगा 2 लाख, ऑप्शन बी। इजी था ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स ऑफ अ कंपनी आर 20 लाख एंड फिक्स्ड एसेट रेशियो इज 0.6। तो फिक्स्ड एसेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स कितने हैं? 20 लाख और ये हो जाएगा 0.6। तो ये मेरे पास कैलकुलेट कर कर आएगा 12 लाख। फिक्स्ड एसेट्स कितनी आ जाएंगी? 12 लाख, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द करंट रेशियो इफ द वर्किंग कैपिटल इज 3 लाख एंड द करंट लायबिलिटीज आर 2 लाख। कोई बात नहीं, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स मुझे निकालनी है, करंट लायबिलिटीज 2 लाख गिवन है और वर्किंग कैपिटल 3 लाख गिवन है। तो करंट एसेट्स मेरे पास कितनी आ गई? 1 लाख आ गई। ठीक है, अगर मेरी करंट एसेट्स मेरे पास 5 लाख आ गई, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो मेरे को करंट रेशो निकालनी है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, यानी 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.5:1। ऑप्शन बी जो है वो मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको रेशोज कैसे कैलकुलेट होंगे और किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना है। इसी तरीके से आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एडुटैप ने जो कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिनके बारे में हमने इस सेशन के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, उन्हीं कोर्सेज को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर दैट यू हैव टू विजिट योर ब्राउज़र। एड्यूटैप की वेबसाइट पर जाएंगे, edutap.in सर्च करेंगे, आपको एड्यूटैप की वेबसाइट विजिबल होगी।
कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जैप कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। JIIB के सभी कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे। द कंप्लीट फुल पैकेज कोर्स, मास्टर कोर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। एक ही जगह पर आपकी सारी प्रिपरेशन हो सकती है। एकदम डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी आपको यहाँ पर। लाइव क्रैश कोर्स वाली लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएंगे। बट जैसे जैसे एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है तो आपको अब फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। फॉर दैट यू शुड ज्वाइन अर लाइव क्रैश कोर्स, बैच 5 इज़ करेंटली रनिंग। यहाँ पर आप लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट करते हुए 60 कंसेप्ट क्लासेस में अपने कंप्लीट JIIB सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। मॉर्निंग इवनिंग में क्लासेस रहती हैं बिफोर एंड आफ्टर द बैंकिंग आवर्स, सो दैट आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इस कोर्स में आपको स्ट्रैटेजी कॉल, डिस्कशन फोरम, फोर्टनाइट बेसिस पर मेंटर टॉक, सभी टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर भी आपको कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको लगता है कि मुझे MCQ प्रैक्टिस करनी है, मुझे अपने आप को रिफाइन करना है, मैं स्पीडीली अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व अप कर पाऊँ एग्जामिनेशन में, आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट प्रिपरेशन के लिए आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज को एनरोल करते टाइम प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना ना भूलें, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो। आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स, क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, और आप मुझे एक फॉर्मूला लिस्ट बनाकर देंगे आज वाले सेशन में। जो हमने फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है उसे आप लिस्ट प्रिपेयर कर कर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ doubts, queries and problems, you can call us on 8146207241 और email us at hello@edutap.co.in। मिलते हैं अगले सेशन में। Till then, take care and bye bye.